हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टूडेंट सेवा यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो फर्स्ट ईयर के इंग्लिश के एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके ग्रामर्स और सिलेबस को आप किस तरीके से पढ़ सकते हैं। मैं आपको बेसिक जानकारी दूंगा ताकि आप अगर ग्रामर की तैयारी कर रहे हैं या इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं तो कहाँ कहाँ पे आपको किन किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से आते हैं सभी का सिलेबस जो होता है इंग्लिश का फर्स्ट ईयर का वो सेम होता है। अगर आप बीए बीकॉम बीएससी किसी के भी स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके काम आएगी। तो एक बार इस वीडियो को ध्यान से अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले यूनिट 1 देखिए जो कि 15 नंबर का आएगा और इसमें नया सिलेबस आ गया। पहले जो 5 साल के क्वेश्चन पेपर से अगर आप क्वेश्चन एंड आंसर देख रहे होगे तो मेरे ख्याल से ये नहीं आने वाले, क्योंकि नया परीक्षा सार आप देखते हो, जो आप बुक्स देखते हो उसमें जो है चैप्टर्स को नया चेंज कर दिया गया। तो इन बातों का ध्यान रखिए कि आप नए बुक से स्टडी करें। इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर हमने हमारे एप्लीकेशन ऑनलाइन स्टूडेंट सेवा ऐप में ऑलरेडी जारी कर दिए। वहाँ पे आपको क्वेश्चन एंड आंसर दोनों मिल जाएगा। एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से फ्री में डाउनलोड कर सकते हो और इंग्लिश हिंदी की तैयारी आप फ्री में कर सकते हो। तो यूनिट 1 में क्वेश्चन एंड आंसर रहेंगे, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने वहाँ दिए हुए हैं, उनको आप याद से पढ़ लीजिए। और क्वेश्चन एंड आंसर तो आपको याद करने ही पड़ेंगे अच्छे से, तो वो क्वेश्चन आंसर यहाँ पे हो जाएंगे। सेकंड में हम जैसे जाते हैं तो यूनिट 2 में हमें 10 नंबर के जो है इसमें सवाल आने वाले हैं। इसमें राइटिंग स्किल्स पे फोकस किया गया है सबसे पहले, है ना। तो राइटिंग स्किल्स मतलब आपके जो लिखने की क्या जो है काबिलियत है उस पर ध्यान दिया जाएगा। सबसे पहले वर्ड फॉर्मेशंस हैं इसमें, और उसके बाद आइडियम्स एंड फ्रेसेस हैं, कोऑर्डिनेशन एंड सबऑर्डिनेशन है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट है। अब जैसे राइटिंग स्किल्स के वर्ड फॉर्मेशन को अगर हम देखते हैं, इसका मतलब होता है कि हमें आधा अधूरा वर्ड दिया जाएगा, इसके हमें कंप्लीट करना होगा, वर्ड को फॉर्म करना होगा। अब इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक प्रीफिक्सेस और एक होते हैं सफिक्सेस। प्रीफिक्सेस जो पहले लगती है, सफिक्सेस जो बाद में लगती है। यानी कि अगर प्रीफिक्सेस हमें किस तरह से याद रखना है कि अन हो गया, री हो गया, और सफिक्सेस किस टाइप का हो गया, मेंट हो गया, एबल हो गया, इस तरीके से, है ना। जैसे कि आपको एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊं, जैसे कि अन है तो अन में आप अनलॉक कर सकते हो, री से आप रीस्टार्ट कर सकते हो। तो इसमें आपको अगर प्रीफिक्सेस मिल गया तो आप उसमें आगे सेंटेंस जोड़ के आप एक वर्ड बना सकते हो। मेंट में आप इसमें एग्रीमेंट कर सकते हो, एग्री कर देंगे तो एग्रीमेंट हो जाएगा, इसको डिसेबल कर सकते हो। इस प्रकार से आपको जो है वर्ड्स आने चाहिए। अब इसके लिए बेस्ट ये होता है कि आप वर्ड्स सभी तरह के याद करो, बट क्या होता है कि सभी बच्चों को ये चीज़ मालूम नहीं होती, खासकर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को। तो वही बेस्ट ऑप्शन ये होता है कि आप हमेशा अपने पास एक डिक्शनरी रखिए, आजकल मोबाइल में भी आ जाती है, और खाली समय में आप थोड़ा सा डिक्शनरी के वर्ड्स को याद किया कीजिए, उनके मीनिंग्स को देखा कीजिए, ताकि आप अपनी इंग्लिश बेहतर कर सको। क्योंकि सारी चीज़ें अभी इंग्लिश में ही होती हैं, आगे चल के इंग्लिश आपको सीखना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये आपके हो गए प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस को जोड़ के आप वर्ड फॉर्म कर सकते हो। सिंपल सा होता है। और मैं ये बोलूँगा कि सभी जो आपके परीक्षा सार वगैरह में दिया हुआ है उसको एक एक बार रीड कर लीजिएगा, क्योंकि ग्रामर है, ग्रामर में कई बार क्या होता है, मोस्ट ऑफ द चांसेस ये होता है कि रिपीट नहीं होते हैं ग्रामर। तो आप कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए इसको, है ना। इसके बाद चलते हैं आइडियम्स एंड फ्रेसेस। ये कहावत वाली बातें होती हैं। तो इनमें जो होता है कि अभी जैसे इंग्लिश में हम मुहावरे या कहावत पढ़ते हैं तो वो हिंदी में पढ़ते हैं, सॉरी, तो अब इंग्लिश में उन्हें आइडियम्स एंड फ्रेजेस कहा जाता है। तो इसको हम चेंज नहीं कर सकते, जैसा है वैसा इसको पढ़ना होता है। इसका जो मीनिंग होता है, जिस कॉन्टेक्स्ट को लेके ये बोला जाता है, उसके लिए ये होता है। जैसे एग्जांपल में ब्रेक अ लेग, किक द बकेट, बाइट द बुलेट, ये सब सारी चीज़ें क्या है, ये एक आइडियम्स है। आपको आपकी बुक में ये मिलेंगी, इनके आपको जो है मीनिंग को पढ़ना होगा कि इसका मीनिंग क्या है, किस लिए बोला जा रहा है। जैसे अगर हम बोलते हैं ना कि क्या बोलते हैं कि भैंस के आगे बीन बजाना, अगर ये कहावत हुई तो इसका मतलब होता है कि किसी व्यक्ति को हम कुछ समझा रहे हैं तो उसको वो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, यानी कि कितना भी समझा लो उसको समझ नहीं आती वो बात, वो करता वही है जो उसको नहीं करना होता है। तो उसको बोलेंगे भैंस के आगे बीन बजाना, तो ये कहावत हो गई। इसका कोई मीनिंग और प्रेडिक्शन कुछ होता नहीं है, ये कहीं भी यूज़ किया जा सकता है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट उस प्रकार का होना चाहिए। उसी प्रकार से इसमें अलग अलग आइडियम्स एंड फ्रेसेस से कुछ भी आ सकता है, उस पर आपको पढ़ना पड़ेगा। आगे चलते हैं कोऑर्डिनेशन एंड सबऑर्डिनेशन में। इसमें कोऑर्डिनेशन एंड सबऑर्डिनेशन का मीनिंग क्या होता है, देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि कोऑर्डिनेशन दे रहा है, आई लाइक कॉफ़ी एंड आई लाइक टी। तो वो कोऑर्डिनेट करके बता रहा है ना। इसमें लिखा है कोऑर्डिनेशन इन्वॉल्व्स कंबाइनिंग सेंटेंसेस और क्लॉसेस ऑफ इक्वल ग्रामेटिकल रैंक। सबऑर्डिनेशन इन्वॉल्व कॉम्बाइनिंग क्लॉज और अनइक्वल रैंक। इसमें क्या होगा, जिनका रैंक सेम होगा, जैसे कॉफ़ी और टी,
अधिकतर लोग पूछते हैं कि आपको कॉफ़ी पसंद है या चाय? और कुछ लोग ऐसे हैं जो बोल रहे हैं कि मुझे कॉफ़ी भी पसंद है, मुझे चाय भी पसंद है। तो ये दोनों का कोऑर्डिनेशन हो गया। तो इस प्रकार से कोऑर्डिनेशन वाले सेंटेंस आपको बनाने होंगे। सबऑर्डिनेशन में क्या होता है? बिकॉज़ इट वाज़ रेनिंग वी स्टेड इनडोर्स, है ना? इसमें क्या बोल रहा है? इसमें दोनों का रैंक से कोई लेना-देना नहीं, लेकिन पानी गिरा बोल के वो घर के अंदर रह गए। तो इसमें सबऑर्डिनेट बन तो रहा है, लेकिन दोनों का रैंक सेम नहीं है, तो इसको बोलते हैं सबऑर्डिनेशन। इस प्रकार के आपको कुछ एग्जांपल्स आपको मिलेंगे, वो आपको याद करने होंगे। इसके बाद आता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूट आपकी बुक में। इसका मीनिंग होता है कि आपको कोई एक सेंटेंस दिया जाता है और उसका एक वर्ड होता है। हिंदी में हम इसे अनेकार्थी शब्द के लिए एक शब्द वाला जो पढ़ते हैं वो रहता है कि एक पूरी सेंटेंस है, उसको हम लोग एक शब्द में ख़त्म कर दें कि उसको ये बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए ओमनीपोटेंट का मतलब ऑल पावरफुल और ऑल्ट्रिज्म्स फॉर सेल्फनेस। ऑल्ट्रिज्म होता है सेल्फलेसनेस के लिए। तो जैसे ओमनीपोटेंट हो गया मतलब बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तो उसको ओमनीपोटेंट बोलेंगे। तो जो बुक्स में दिए हैं उनको याद कीजिए। मोस्ट ऑफ द चांसेस जो रिपीट आते हैं उनको याद कर लीजिए एक बार। तो इसमें भी कुछ ट्रिक नहीं है, इसमें भी कुछ नहीं है, इसको आपको याद करना ही पड़ेगा वन वर्ड में। अब इसके बाद आता है डिस्क्राइबिंग अ प्लेस और अ पर्सन। अब इसमें क्या करना होता है कि आपको किसी व्यक्ति के बारे में डिस्क्राइब करना होगा। आप अपने मन से लिख सकते हो, इसके लिए आपको एज इट इज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है। जो बच्चे रट्टा मारते हैं मैं उनको बता दूं कि आप रट्टा मारते रहोगे, अगर वो चीज़ पेपर में नहीं आई फिर आप बैठे रहोगे। इसलिए वो बच्चे जो समझ के लिखते हैं, समझ जाइए, फिर अपने मन से लिखिए, ज़्यादा बेहतर है। आप या किसी प्लेस के बारे में, कोई जगह के बारे में आपको इसमें लिखना होता है, या किसी पर्सन के बारे में। आपकी बुक्स में जो एग्जाम्पल दिए हैं मैंने यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लिए, वही मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि पहला है समवन हु इज़ एन एग्जाम्पल फॉर मी, कोई जो मेरे लिए एग्जाम्पल है। इसमें आप किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी व्यक्ति के बारे में लिख सकते हो, क्योंकि ये समवन में यहाँ लिखा हुआ है। इसमें क्या है कि अगर आप किसी व्यक्ति को एडमायर करते हो, किसी को अपना एग्जाम्पल मानते हो, तो आप उसके बारे में लिख सकते हो। इसमें आपके बुक में आपके पिताजी के बारे में वो अपने कह रहा है कि वो उनके लिए एग्जाम्पल है। उसी प्रकार से आप इसके आगे जो चीज़ें, जैसे ए पर्सन हु फ्राइटन्स मी, इसमें उस व्यक्ति के बारे में लिखना है जिससे आपको डर लगा। कभी आप किसी ऐसे समय में फँस गए हो या ऐसे किसी सिचुएशन में फँस गए हो जिसमें कोई एक व्यक्ति था जिसकी वजह से आपको बहुत डर लगा। आपको अपना एक्सपीरियंस लिखना है, हर किसी के साथ कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस होता है। अभी इसमें पूछा है कि फेवरेट एक्टर और म्यूजिशियन, इसमें फिर एक पर्सन के बारे में लिखना है। आपका कोई भी हीरो, बॉलीवुड का हीरो हो सकता है या कोई सिंगर हो सकता है जो आपको पसंद है, उसकी क्या बातें पसंद है, उसके क्या काम करने का तरीका पसंद है, उसके बारे में आप एक्सपेंड करके लिख सकते हो। उसके बाद है ए फ्रेंड आई हैव लॉस्ट टच विथ, यानी कि कोई ऐसा दोस्त जो पहले आपके बचपन में था लेकिन उसके बाद फिर वो छूट गया, आपने शहर बदल लिया या वो स्कूल छोड़ के चला गया। इस प्रकार की बातें होती हैं, उसको आप लिख सकते हो कि कोई एक आपका फ्रेंड था और उसके साथ वो बहुत अच्छा दोस्त था आपका, और बचपन में वो अलग हो गया, उसको बस आप याद कर सकते हो उसको, लेकिन अब कोई कांटेक्ट भी नहीं है उसके बारे में। इसमें इस वाले अगर ये आ गया, ये टॉपिक आ गया, तो लिख सकते हो एन इंडस्ट्रियल लीडर। इंडस्ट्रियल लीडर में भी किसी व्यक्ति के बारे में लिख सकते हो आप, और इस व्यक्ति के बारे में आप इस प्रकार से लिख सकते हो। किसी भी बड़े हस्ती के बारे में आपको लिखना है जो बड़ा बिजनेसमैन हो, बड़ा कोई बहुत बड़ा पॉलिटिशियन हो, तो आप इसमें इस टाइप के लिख सकते हो। जैसे आप किसी धीरू भाई अंबानी के ऊपर लिख सकते हो, रतन टाटा के ऊपर में लिख सकते हो। इस प्रकार से आपको, लेकिन इसमें क्या है, आपको उनके बारे में थोड़ी जानकारी रखनी ज़रूरी है। बाकी इससे पहले इतनी सारी चीज़ें थी, उसमें आप अपने मन से अपनी कहानी जोड़ के लिख सकते थे, बट इसमें क्या है, आपको उनके बारे में नॉलेज होना चाहिए। इसके बाद आते हैं अब बेस्ट हॉलिडे डेस्टिनेशन। अब देखिए, अभी तक हम पर्सन्स को देख रहे थे, अब हम लोग जो है जगह को देख रहे हैं। तो बेस्ट हॉलिडे डेस्टिनेशन का मीनिंग होता है कि कोई आपकी मन पसंदीदा जगह जहाँ पे आप छुट्टियाँ बिताने जाते होंगे। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो छोटे होते थे वो अपनी नानी दादी घर जाते थे, लेकिन अब बड़े हो गए हैं तो आजकल वो क्या करते हैं, कोई पिकनिक स्पॉट वगैरह जाते हैं, कोई अलग स्पॉट्स में जाते हैं जहाँ पे घूमना फिरना पसंद करते हैं। तो उसके बारे में आप लिख सकते हो कि मैं वहाँ गया था, वहाँ मुझे ये चीज़ें अच्छी लगी थी। इस प्रकार से लिख सकते हो। एन एडमायरेबल बिल्डिंग, इसके बारे में आप किसी भी ऐसी बिल्डिंग्स के बारे में लिख सकते हो जो आपको अच्छी लगती हैं। जैसे कोई भी, जैसे अगर दुबई में एक बुर्ज खलीफा बिल्डिंग है उसके बारे में आप लिख सकते हो, अगर आपको उसके बारे में नॉलेज है तो लिख सकते हो। इसके अलावा अगर इंडिया में कुछ बिल्डिंग्स वगैरह अगर आपको पता होंगी, कोई टावर के बारे में पता है, कुछ बिल्डिंग्स के बारे में पता हो, तो आप उसके ऊपर
इस प्रकार का लिख सकते हो। बिल्डिंग का मीन्स ये नहीं होता कि सिर्फ बिल्डिंग ही आपको लिखना है। बिल्डिंग मीन्स आप बहुत सारे स्टैचूज़ के बारे में भी लिख सकते हो, उसकी हिस्ट्री कोई जैसे ताजमहल हो गया उसके बारे में भी लिख सकते हो, कुतुब मीनार के बारे में भी लिख सकते हो, पर उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। इसके बाद अगर चलते हैं अ प्लेस दैट इंस्पायर्स मी, एक ऐसी कोई जगह जहाँ पे आप जाते हो तो आपको इंस्पिरेशन मिलती होगी। जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं या बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो थोड़े पोएटिक होते हैं, उनको कविताएँ लिखना बोलना पसंद होता है, शायरी करना पसंद होता है, तो वो ऐसे शांत जगह पे जाते हैं, वहाँ पे जाकर देखते हैं, उनको वो जगह इंस्पायर करती है। उस प्रकार से आपको आपके हिसाब से कौन सी जगह इंस्पायर करती है। हो सकता है आपको प्लेग्राउंड आप जाते हो, वहाँ पे आप स्पोर्ट्स खेलते हुए बच्चों को देखते हैं तो आपको इंस्पिरेशन मिलती है कि यार मैं भी स्पोर्ट्स खेलूँ, या आप जिम जाते हैं वहाँ लोगों को देख के आपको इंस्पिरेशन मिलती है कि हाँ मुझे भी बॉडी बनाना चाहिए। इस प्रकार से आप इसमें अ प्लेस दैट इंस्पायर्स मी में लिख सकते हैं। द साइट ऑफ अ नेचुरल डिजास्टर, इसमें आपको ऐसी चीज़ें लिखनी है जिसमें नेचुरल डिजास्टर इंक्लूड होना चाहिए, जैसे अर्थक्वेक हो गया या वॉल्केनो का फटना हो गया, या फिर ज़मीन का भूस्खलन हो गया जो ज़मीन खिसक जाती है, या सुनामी आ गई। इस प्रकार की ऐसी कोई जगह पे आपको लिख सकते हो कि ऐसी कोई जगह आपने देखी हो जहाँ पे आपको डाउट है कि ये यहाँ पे ऐसा कुछ हो सकता है। या फिर आप ऐसी चीज़ों के बारे में भी लिख सकते हो जो ऑलरेडी हो चुकी हैं, कहीं पे सुनामी आई हो या कहीं पे भूकंप आया हो, जैसे अभी दिल्ली में बहुत सारे भूकंप आ रहे थे और कभी तूफान आ जाता है, उसके बारे में आप लिख सकते हो इसमें। अ फेवरेट प्लेस टू ईट, आपकी कोई भी मन पसंदीदा जगह जहाँ पे आप जाते हो और आपको वहाँ का खाना पसंद है, वहाँ का आपको एटमॉस्फेयर पसंद है, उसके बारे में आप लिख सकते हो। तो ये जो है पूरा राइटिंग स्किल्स है, आप कितना अच्छे तरीके से सोच सकते हो, कितना अच्छे तरीके से उसको एक्सपेंड कर सकते हो। लेकिन 10 नंबर का है और मोस्टली क्या है कि इसमें जो ग्रामर वाली जो चीज़ें हम लोगों ने देखी वो 1-1 नंबर के आ सकते हैं, लेकिन मान लीजिए उसको नहीं देता है, सीधा 10 नंबर का एक ही ये टॉपिक को दे देगा, तो आप हो सकता है किसी वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाली चीज़ें पढ़ के जाओ और वो ना आए और सीधा आपको इसमें से कोई एक टॉपिक दे दे, तो फिर आप वहाँ अटक जाओगे। तो इसलिए आपको इसको भी एक-एक बार पढ़ना ज़रूरी है। इसके बाद चलते हैं राइटिंग अ बायोग्राफिकल स्केच, 2 नंबर के सेकंड यूनिट में ये भी आ सकता है। ये थोड़ा ट्रिकी है क्योंकि इसमें बायोग्राफिकल स्केच लिखना है। आप किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में लिखोगे जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। इसमें आप कोई मन से नहीं लिख सकते। अगर आप गांधी जी के बारे में लिख रहे हो तो गांधी जी के बारे में आपको लिखना है तो बताना पड़ेगा उनका जन्म कब हुआ, उनकी डेथ कब हुई, उन्होंने क्या महान महान कार्य किया, उनका नाम क्या था, उनके रिलेटिव्स का नाम क्या था, उन्होंने जो भी महान काम किया उसको आपको इसमें लिखना पड़ेगा। इसके लिए बेस्ट ये है कोई भी एक टॉपिक, अगर इसमें बायोग्राफिकल स्केच आता है, कुछ भी आ सकता है। अगर टॉपिक वो नहीं देता, अगर वो बोलता है कि आप खुद ही से लिख लो, तो आप क्या करो, एक किसी महान व्यक्ति का पॉइंट निकाल लो इंटरनेट से या कहीं से और उसको आप याद करके जाओ। अगर गलती से ये वाला टॉपिक आ गया तो आप उसी के ऊपर में लिख के आओगे। उसके अलावा अगर आपको एग्जाम्पल देखना है तो आपके एग्जाम्पल के लिए आपकी जो बुक्स हैं उसमें आप देख सकते हो। आगे चलते हैं नरेटिंग एन इवेंट और एक्सपीरियंस। इसका मतलब ये होता है कोई भी एक ऐसा इवेंट या ऐसा कोई एक्सपीरियंस आपके जीवन में हुआ हो और उसके बारे में आप लोगों को जिस तरीके से बताते हैं, अपने दोस्तों को बताते हैं, उसी को आपको पेपर में लिख के आना है। बच्चे क्या करते हैं, इन सारी चीज़ों से डरते हैं। एक्चुअल में ये बहुत इजी है। अगर आपको इंग्लिश थोड़ा बहुत भी आ जाता है, बेसिक इंग्लिश आ जाता है, तो आप बहुत आसानी से इस चीज़ को लिख सकते हो। बहुत इसमें पढ़ना ही नहीं है कुछ। आपको बोल रहा है माई फर्स्ट डे एट कॉलेज, पहला टॉपिक अगर ये आ गया, आपने जब कॉलेज आप गए थे वहाँ पे आपको क्या एक्सपीरियंस हुआ, आप टीचर से मिले, आप बच्चों से मिले, आपने कोई दोस्त बनाया, आपने कॉलेज पहली बार देखा तो आपको कैसा लगा, इन सारी चीज़ों को आप लिख सकते हो जो आप खुद एक्सपीरियंस किए हुए हो। द स्ट्रेंजेस्ट डे ऑफ माई लाइफ, मतलब मेरी ज़िंदगी का सबसे अजीब दिन। हो सकता है किसी दिन आप कहीं घूमने गए हो और वहाँ पे कुछ अजीब चीज़ें हुई हों। जैसे अजीब चीज़ें मीन्स कहीं आपने किसी को चोरी करते हुए देख लिया, कहीं आपने किसी को पानी में गिरते हुए देख लिया, कहीं कोई लड़ाई होते हुए देख ली, तो वो आपके लिए एक अजीबोगरीब दिन हो गया, तो आप उसके बारे में लिख सकते हो। इसके बाद है थर्ड, एन एनकाउंटर दैट चेंज माई लाइफ। इसमें एनकाउंटर वो गोली मारने वाला एनकाउंटर नहीं, एनकाउंटर मीन्स किसी से आप मिले, ऐसा कोई इवेंट आपके जीवन में हो जिससे आपके जीवन बदल गए। जैसे क्या होता है कई लोगों के साथ कहीं कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, फिर उस एक्सीडेंट के बाद उनका क्या होता है कि उनको समझ में आता है कि हाँ यार मेरा जो है पैर टूट गया है, फिर वो धीरे धीरे उसको रिकवर करते हैं, फिर उनको और वो एहसास होता है, फिर वो जिम करने लगते हैं, फिर बॉडी बनाते हैं। तो उस प्रकार से ऐसा कोई इवेंट जिससे आपकी जो लाइफ है वो चेंज हो जाए, आपके सोचने, रहने, बोलने का तरीका चेंज हो गया, तो वो आपके ऊपर डिपेंड कर सकते हैं। इसके लिए आप कुछ एग्जांपल बुक में पढ़ सकते हो, लेकिन बेस्ट होगा कि आप अपने पर्सनल आइडियाज़ को लेकर इसके बारे में लिखो। हो सकता है कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। इसके बाद चलते हैं अ स्ट्रेंज इंटरव्यू।
तो इसके बारे में आप लिख सकते हो कि आप किसी इंटरव्यू आप कहीं देने गए हो, वहाँ पे कुछ अजीब हो गया हो, या फिर किसी से आप मिले हो। ज़रूरी नहीं ये इंटरव्यू जॉब वाला इंटरव्यू ही हो, इसमें आप ये भी हो सकता है किसी से आप मिले, उससे बात किया और वो अजीबो-गरीब टाइप का आदमी निकला, वो कुछ अजीब टाइप की बातें किया, उस प्रकार से उस चीज़ों को भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। एन एम्बैरेसिंग एक्सपीरियंस, हर किसी के जीवन में कोई ऐसा समय आता है कि उसको लगता है यार उस दिन मेरे से बड़ी गलती हो गई, और वो उस चीज़ को सोच के वो बड़ा एम्बैरेस होता रहता है, मतलब उसको लगता है बड़ा बेकार टाइप का हो गया। कभी किसी का क्या होता है स्कूल में, कभी किसी के कपड़े कुछ खराब हो जाते हैं, फट जाते हैं, तो वो उसको बड़ा एम्बैरेसिंग लगता है। कहीं किसी टीचर कोई किसी बच्चे के सामने मजाक बना देता है, कभी किसी के साथ लड़ाई हो गई, पिट के आ गए। इस प्रकार से एम्बैरेसिंग एक्सपीरियंस कुछ भी आप लिख के डाल सकते हो इसमें। तो ये वाले टॉपिक में आप वो डालोगे एम्बैरेसिंग एक्सपीरियंस के बारे में जो आपने फील किया है। देखो आप जो लिखोगे वो तो टीचर भी पढ़ेगा, लेकिन आपको यहाँ पे अगर अपने बारे में लिखते हो तो बहुत बढ़िया है उसमें, है ना। माई फर्स्ट विजिट टू अ फेयर, अगर आप पहली बार मेला गए, आपने वहाँ पे क्या क्या किया, कौन कौन सा गेम खेले, कौन कौन सी राइड्स में आप बैठे, कौन कौन से झूले में आप बैठे, कितना आपको खर्चा आया, वहाँ पे क्या परेशानी हुई, क्या अच्छा लगा, कुछ अजीब था, कुछ नए दोस्त के साथ गए थे, कुछ नए, कुछ भी जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में आपको लिखना है इसमें। अ वेकेशन ट्रिप फ्रॉम माई चाइल्डहुड, तो बचपन में आप कभी किसी जगह पे गए होंगे घूमने और उसके बाद आपको थोड़ा याद होगा, फिर हो सकता है उसी जगह पे दोबारा आप गए, फिर आपको और थोड़ी बातें याद आ गई, तो उस चीज़ के बारे में आप अ वेकेशन ट्रिप फ्रॉम माई चाइल्डहुड में लिख सकते हो कि मैं जहाँ बचपन में गया था वहाँ मैं दोबारा गया और फिर मेरे साथ जो एक्सपीरियंस हुआ उसके बारे में आप यहाँ पे लिख सकते हो। इस वाला टॉपिक अगर आ गया तो इस पर। एन अनफॉरगेटेबल इवेंट फ्रॉम हाई स्कूल, हाई स्कूल यानी 10th-12th में अगर आपके साथ कुछ हुआ हो उसके बारे में आप यहाँ पे लिख सकते हो। मोस्टली हो सकता है आप टीचर्स डे ऑर्गेनाइज कर रहे हो या टीचर्स डे अटेंड कर रहे हो सकता है आप फेयरवेल अटेंड कर रहे हो, उसमें कुछ आपके लिए अनफॉरगेटेबल इवेंट है जो आप कभी भूल नहीं सकते जीवन में, उसके बारे में आप यहाँ पे लिख सकते हो कि इवेंट हुआ था, आप वहाँ गए थे, आपके दोस्त वहाँ पे आए थे, आपके टीचर्स वहाँ पे आए थे, आपने ये किया, फलाना चीज़ वहाँ पे लिख सकते हो। इसके अलावा है एन एक्सपीरियंस दैट हेल्प मी टू ग्रो अप, ऐसा कोई एक्सपीरियंस जिसके सहारे आपको जीवन में ग्रोथ करने में हेल्प मिली हो। ऐसी कोई चीज़ में आप क्या लिख सकते हो कि जैसे अचानक आपके जीवन में कोई ऐसा टीचर आया या आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आया, उसने आपको कुछ खास बातें बताई जिससे आपको बेनिफिट हुआ। किसी ने बोला कि यार तुम रात में देर तक मत जगा करो, तुम रात में 12 बजे से तक जगते हो, तुम 10 बजे सो जाया करो और तुम दिन में उठ जाया करो जल्दी, और तुमने वो चीज़ को फॉलो किया और सही में तुम्हारे जीवन में पूरा बदलाव आया। उस चीज़ के बारे में तुम यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हो। एक एग्जांपल दे रहा हूँ। इसके आगे चलते हैं। मेमोरेबल वेडिंग, वेडिंग किसी की भी हो सकती है, शादी हो सकता है आपके किसी परिचित की हो, दोस्त की हो, आपके भाई बहन की हो, उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। किस तरह से शादी हुई, ऑर्गेनाइजेशन कैसे हुआ, क्या क्या चीज़ें हुई और आप किस साइड से थे, आपने क्या क्या वहाँ पे किया, कितने दिन का फंक्शन था, क्या क्या फंक्शन हुआ। इस प्रकार से आप इस टॉपिक पे लिख सकते हो। ये पूरा जो था सेकेंड यूनिट जो था राइटिंग बेस्ड था। हो सकता है एक नंबर का आ जाए, तो इतना सब आपको माथापच्ची करने की ज़रूरत भी नहीं, लेकिन मैं पूरा ओवरऑल जो सिलेबस है वो आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, थोड़ा समझाना चाह रहा हूँ कि आपके दिमाग में थोड़ी बातें रहें, ताकि आप कभी एग्जाम में फर्स्ट भी जाओ तो लिख सको। यूनिट 3 में आते हैं। अनसीन पैसेज आएगा 5 नंबर का। देखो अनसीन पैसेज कभी सेम नहीं आता, अनसीन पैसेज हमेशा अलग आता है। तो अनसीन पैसेज में उसको देखो, पढ़ो, समझो और उसके बाद उसी में से पैसेज में से निकाल के आपको आंसर लिखना होता है। एक पैसेज दिया जाता है, पैसेज में आपको एक टॉपिक दिया जाता है, उसको पढ़ के समझ लेना है। फिर क्वेश्चन देता है, उस पैसेज में से ही क्वेश्चन का आंसर होते हैं, उसको खोज के जितना पूछा उतना ही उत्तर देना होता है। और उसके बाद बोलेगा कि आप एक टाइटल दे दो, जो पैसेज आप पढ़े उससे आपको क्या समझ में आता है, तो वो टाइटल भी उस पैसेज में छुपा होता है। उसका टाइटल दे दिया, अनसीन पैसेज। 5 नंबर आपके फिक्स हैं, थोड़ा सा पढ़ लेना, समझ जाना। वोकैबुलरी में आते हैं। वोकैबुलरी क्या होता है? बुक से रिलेटेड जो चैप्टर्स हम पढ़ते हैं, जो कहानियां हम पढ़ते हैं बुक्स की, उससे रिलेटेड ग्रामर पूछा जाता है। देखो सबसे पहले मैं क्या बोला था, फ्लेमिंगो वाला जो ये जो आएगा ये चेंज हो गया है, इसको पढ़ लेना। अगर आपके पास बुक्स है ना, इसकी समरीज पढ़ लेना, सबकी समरी पढ़ लोगे। समरी पढ़ने से आपको पता चल जाएगा कहानी क्या है, अगर कविता है तो कविता क्या है, पोएट क्या बोलना चाहता है, क्या बताना चाह रहा है, वो आपको पता चल जाएगा। तो वो उस चीज़ को देख लेना, उसको पढ़ लेना ताकि आपको मालूम हो। उसके बाद वोकैबुलरी में क्या क्या आएगा पता है, तो इसको देख लेते हैं अपन क्या क्या पूछेगा वोकैबुलरी में। तो नीचे आ जाते हैं। वैसे पूछेगा मीनिंग एंड सेंटेंसेस, तो कुछ चीज़ आपको एक वर्ड दे दिया, उसको बोलेगा इसका मीनिंग बता दो और इसके एक सेंटेंस बना दो। तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। वो वर्ड अगर आगे आपको उसका मीनिंग पता होना चाहिए कि हिंदी में इसका मीनिंग ये होता है, आप उसको इंग्लिश में लिख दो कि दैट मीन्स दिस एंड उसके बाद उसका एक सेंटेंस बना दो कि फलाना चीज़ में इस तरीके से इसका सेंटेंस बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे उस चीज़ का यूज़ किया जाएगा। ट्रू एंड फॉल्स,
चैप्टर में आप कहानी पढ़ोगे फलाना आदमी ने ये बात कही थी, सही है या गलत, वो आपको बताना पड़ेगा। तो उसके लिए वो आपको पता होना चाहिए। इस चैप्टर को इस लेखक ने लिखा, ट्रू और फॉल्स वो देगा, आपको पता होना चाहिए कि हाँ उसने लिखा तो आप ट्रू बोल दीजिए, नहीं तो फॉल्स कर दीजिए। मैच इट, वही सिमिलर चीजें, चैप्टर से पूछी हुई चीजें एक साइड लिखे रहेंगी, उससे रिलेटेड चीजें राइट साइड लिखे रहेगी। बचपन में भी करते थे, उसको हमें जोड़कर लिख देना है कि उसका क्या है। तो उसको एक बार देखना पड़ेगा। सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द, जो हिंदी में हम पढ़ते हैं। पर्यायवाची शब्द यानी एक शब्द का उसी से रिलेटेड मीनिंग वाला दूसरा शब्द। अगर एक शब्द है उसका मीनिंग उससे रिलेटेड है तो उसको आप सिनोनिम्स बोलेंगे, और उसका अपोजिट है, जैसे अगर कोई गोरा है, फेयर है, उसका अपोजिट है काला, डार्क, तो उसके बाद वो हो गया अपोजिट, एंटोनिम्स हो गया, और सिनोनिम्स उसका सिमिलर हो गया। तो इसी प्रकार से आपको ये सब एक एक बार जो बुक में दिया हुआ है उसी को देख लेना। हो सकता है उसमें से अगर आ जाए, फंस जाए तो बढ़िया बात है, नहीं आया तो ये ग्रामर ऐसी चीज़ें होती हैं जो जिसमें जितना पढ़ लो उतना कम। ज़्यादा बेटर ये होता है कि आप काफ़ी समय पहले से ही इसको पढ़ते रहो, एक कॉपी में लिख लिख के पढ़ो, उसको दोबारा दोबारा लिखो तो अच्छे से याद होता है। यूनिट 4 में लेटर्स के बारे में पूछा जाएगा। इसमें जो जो इंपॉर्टेंट लेटर्स हैं वो हमने हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट सेवा एप्लीकेशन जो प्ले स्टोर में फ्री में अवेलेबल है, बस रजिस्ट्रेशन करो, कोई पेमेंट नहीं करना है, इंग्लिश हिंदी फ्री है, वहाँ से देख सकते हो। तो वहाँ पे जाके वो इंपॉर्टेंट देख लेना। मैं फिर भी लेटर्स के बारे में बता देता हूँ। फॉर्मल लेटर्स क्या होते हैं और इनफॉर्मल लेटर्स क्या होते हैं। फॉर्मल लेटर्स वो जो आधिकारिक पत्र होते हैं जिनमें आप डियर सर मैडम वगैरह लिखते हो, कॉलेज के लिए लिखते हो, ऑफिस के लिए लिखते हो, जॉब के लिए लिखते हो, इस प्रकार के जो लेटर्स होते हैं बिजनेस से रिलेटेड होते हैं वो फॉर्मल लेटर्स होते हैं। इनफॉर्मल जो आप अपने दोस्त यार भाई बहन लोग को पहले लिखते थे, अब तो बहुत कम हो गया है इस प्रकार के इनफॉर्मल लेटर्स। फॉर्मल लेटर्स ही चलते हैं आज के डेट में, लेकिन इनफॉर्मल लेटर्स के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। इनमें से कोई भी एक आ जाएगा, आपको लिखना पड़ जाएगा। तो उसमें क्या रहता है, आप अपने दोस्त यार के बारे में लिख रहे हो, उसमें आपको बेस्ट विशेस वगैरह लिखने थे। यहाँ पे मैंने चीज़ें लिख दी हैं, इनको एक एक बार पढ़ लेना, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको याद कर लेना ताकि आपको याद रहे कैसे लिखना है। अब लास्ट बट नॉट द लिस्ट यूनिट 5 में अपन आ जाते हैं, और यहाँ पे अब देखो आर्टिकल्स करके 5-6 ग्रामर है वो पढ़ने पड़ेंगे, आपको सब प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, लेकिन किसका मीनिंग क्या होता है, कैसे लिखते हैं वो मैं बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। आर्टिकल्स क्या होता है, ए एन द, इस प्रकार की जो चीज़ें होती है बचपन में हम लोग पढ़ते थे वो होता है आर्टिकल। आपको ऐसा ना सेंटेंस बनाने के लिए दे देगा और वहाँ पे बोलेगा कि यहाँ पे आप ए डालो या तो एन डालो या तो द डालो। अब बचपन में ही पढ़े होगे तो पता होगा कि ए कहाँ लगता है, एन कहाँ लगता है ना। तो यहाँ पे देखो कैट है, यहाँ पे ए आएगा, द आएगा, सॉरी द आएगा, द कैट, क्योंकि द कैट एक ही है। यहाँ पे सेट ऑन द मैट, दोनों में द आ जाएगा तो आर्टिकल हो गया। द कैट सेट ऑन द मैट, तो इसमें जो है मैट भी एक है और कैट भी एक है। शी वांट्स टू बाई अ न्यू कार, कार भी एक ले रही है तो वो एक कार हो गई, तो यहाँ पे आ जाएगा। आई एम गोइंग टू द स्कूल टू पिक अप द बुक, यहाँ पे द आ जाएगा। तो ये एक प्रकार का एक्सरसाइज है, आपके बुक में जो एक्सरसाइज दी गई है उसको आप देख लीजिएगा। तो इस प्रकार से आप आर्टिकल्स बना सकते हैं, थोड़ा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ उसको आप देख सकते हो। उसके बाद आता है जिरंड्स एंड पार्टिसिपल्स। इसका मीनिंग आप समझ लो, जिरंड्स मतलब जो होता है जिसके जिरंड्स या गिरंड्स जो भी है, इसका जिरंड्स मैं प्रोनाउंसिएट कर रहा हूँ, तो इसके एंड में जो जिसके आईएनजी रहता है वो जिरंड्स है। लेकिन पार्टिसिपल में आईएनजी रहेगा बट प्रेजेंट जो करंट सिचुएशन हो रही है, अगर आप पास्ट है तो ईडी लगेगा। कैसे यहाँ पे देख सकते हो, देखो रनिंग इज गुड एक्सरसाइज, दौड़ना एक अच्छी कसरत है। इसमें क्या है, दौड़ना एक अच्छी कसरत है। रनिंग दौड़ना यानी कि दौड़ रहा है, ठीक है, एक अच्छी दौड़ना एक अच्छी रनिंग, इसमें जो है वो जीरंड, क्योंकि ये आईएनजी इसमें लगा हुआ है। लेकिन द ब्रोकन विंडोज नीड फिक्सिंग, अब इसमें क्या देखो, ब्रोकन इसमें जो है वो पार्टिसिपल है और इसका रनिंग भी जो है वो भी पार्टिसिपल है। ही वॉच्ड द हॉर्स, रनिंग हॉर्स दौड़ रहा है वो भी पार्टिसिपल है। यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हो, यहाँ पे बोल रहा है ब्रोकन एंड फिक्सिंग, ये जो ब्रोकन है और जो फिक्सिंग है ये पार्टिसिपल है। क्यों, क्योंकि ये विंडोज की यानी जो खिड़की है उसकी कंडीशन को, उसके स्टेट को बता रही है, ठीक है। और थर्ड सेंटेंस में भी रनिंग पार्टिसिपल है, क्यों, क्योंकि वो डिस्क्राइब कर रही है हॉर्स को। लेकिन क्योंकि किसी एक चीज को डिस्क्राइब करते हैं, कोई एक चीज होना चाहिए, यहाँ पे खिड़की है, यहाँ पे घोड़ा है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, रनिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। चीज कुछ नहीं है, एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज कोई ऐसी चीज नहीं है। कसरत जो है वो करोगे तो अच्छी बात, ऐसा है। तो रनिंग, इसलिए इसमें वो जिरंड है। अब आगे चलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। इसका मीनिंग होता है द वर्ब मस्ट एग्री विद द सब्जेक्ट इन नंबर सिंगुलर और प्लूरल। वर्ब मतलब मीनिंग ये होता है आपका जो क्रिया जो भी वर्किंग हो रहा है जो, लेकिन आपको यहाँ पे ये भी देखना है कि सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो उसके हिसाब से वो सब्जेक्ट होता है। सिंगुलर यानी कि एक, वर्ब और प्लूरल यानी कि उससे अनेक।
यहाँ पे देखिए एग्जांपल, द कैट स्लीप्स ऑन द बेड, इसमें से एक चुनना है आपको सही वाला। तो यहाँ पे देखो स्लीप्स आएगा, द कैट स्लीप्स क्यों आएगा, क्योंकि कैट जो है सिंगुलर है, इसीलिए वहाँ पे जो वर्ब आएगा वो स्लीप्स आएगा। अगर ये सिंगुलर है तो ये प्लूरल आ जाएगा, ज़्यादा वाला स्लीप्स आ जाएगा। ये ज़्यादा है, डॉग ज़्यादा है, प्लूरल है, तो इसमें बार्क आ जाएगा, ये सिंगल वाला आ जाएगा। थर्ड में क्या है, शी रन्स इन द पार्क, ये सिंगल है, तो इसमें क्या आ जाएगा, रन्स आ जाएगा। ठीक है, एक है तो यहाँ पे एस लगा देना, नहीं है ज़्यादा है तो छोड़ देना है एस को, सिंपल सिंपल। अब चलते हैं यूज ऑफ कंजक्शन में। कंजक्शन क्या होता है, एंड, बट, और, सो, येट, फॉर, नॉर, इस तरह की चीज़ें जो है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हो जाएगा। और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या हो जाएगा, बिकॉज, ऑल्दो, व्हाइल, सिंस, इफ, व्हेन, अनलेस हो जाएगा। इसमें एग्जांपल क्या दिया, आई वांट टू गो टू द पार्क बट इट्स रेनिंग, इसमें बट्स क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। इसमें बोल रहा है शी स्टेड होम बिकॉज इट वाज टू कोल्ड आउटसाइड, में बिकॉज क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। टेंस जो है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, फिर भी सिंपल में समझा देता हूँ। टेंस में क्या होता है, टाइमिंग पता चलती है कि जो भी सेंटेंस हो रहे हैं वो कब हुए थे, पास्ट में हुए थे, प्रेजेंट में हुए थे, फ्यूचर में हुए थे। अब पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सिंपल था तीन तो, इसमें भी और कहानी हो जाती है। पास्ट में किस प्रकार का था, पास्ट में भी फ्यूचर था कि प्रेजेंट था कि कंटिन्यू चल रहा था, कि प्रेजेंट में प्रेजेंट था कि प्रेजेंट फ्यूचर था, प्रेजेंट पास्ट था, इस प्रकार से ये चलता रहता है। तो इसमें जैसे प्रेजेंट सिंपल बोल रहा है, आई ईट ब्रेकफास्ट एवरी मॉर्निंग, मैं हर सुबह ब्रेकफास्ट करता हूँ। प्रेजेंट में है, सिंपल सा है, ये आपको बताना पड़ेगा। पास्ट कंटिन्यूस मतलब वर्तमान नहीं, भूत में ये कंटिन्यू चल रहा है। शी वॉज रीडिंग अ बुक व्हेन आई कॉल्ड हर, मतलब वो पुस्तक पढ़ रही थी जब मैंने उसे कॉल किया था या मैंने उसे बुलाया था। तो पढ़ रही थी मतलब वो पास्ट में पढ़ रही थी, इसीलिए पास्ट कंटिन्यूअस है। फ्यूचर परफेक्ट यानी कि फ्यूचर में बट परफेक्ट कंप्लीट। बाय नेक्स्ट ईयर आई विल हैव फिनिश्ड माई डिग्री, यानी कि कंफर्म, भाई अगले साल मेरी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी। फ्यूचर परफेक्ट है, अगर अगले साल तक पढ़ेगा तो उसकी जो डिग्री है वो कंप्लीट होनी ही है। रिलेटिव्स, अब रिलेटिव्स पढ़ते हैं। रिलेटिव में क्या क्या लगता है, हु, हुम, हुज, विच, दैट, ये सब रिलेटिव एडवर्ब्स हैं। और वेयर, व्हेन, व्हाई इंट्रोड्यूस करते हैं रिलेटिव क्लॉज, तो क्लॉज और एडवर्ब इसमें लगते हैं। एग्जांपल के लिए देखते हैं, द बुक दैट आई बोरोड फ्रॉम द लाइब्रेरी इज ड्यू टुमारो। द बुक दैट, यहाँ पे जो दैट है ये रिलेटिव वाला हो गया एडवर्ब। और यहाँ पे दूसरा है द डे व्हेन, यहाँ व्हेन जो है वो हो गया वी मीट फॉर द फर्स्ट टाइम वाज अनफॉरगेटेबल, तो ये हो गया क्लॉज। अब इसमें क्या है, आपको इसी तरह के सेंटेंस दे देंगे, इसमें ये सब लगाने होते, रिलेटिव्स बोलेगा तो यही लगाइएगा। आगे चलते हैं पोजेसिव एंड सेल्फ फॉर्म में, जो लास्ट है। इसमें देखो पोजेसिव फॉर्म इंडिकेट करता है कि आपका कोई चीज़ है, आप उसके ऑनर हो या उससे आपका रिलेशन है, उसके बारे में अगर आप बताते हैं तो आप उसके लिए पॉजिटिव, इसलिए उसको पॉजिटिव बोलते हैं। एंड सेल्फ फॉर्म में क्या होता है, आप रिफ्लेक्सिव और इंटेंसिव प्रोनाउन को यूज करके आप सेंटेंस को बताते हैं। एग्जांपल के लिए देखो, दिस इज जेन्स हाउस, ये जेन का घर है, तो जेन अपनी ऑनरशिप बता रही है कि हम ही बता रहे हैं उसके ऑनरशिप के बारे में कि जेन का घर है, वो जेन का ही घर रहेगा। सेल्फ फॉर्म में शी डिड द वर्क हर सेल्फ, यानी कि उसने काम अपने से किया, तो ये उसके लिए सेल्फ फॉर्म हो गया क्योंकि उसने हर सेल्फ अपना जो है काम खुद से किया। तो ये सिंपल सा मैं एक्सप्लेनेशन करना चाह रहा था, हो सकता है आपको समझ में आया हो। इसी प्रकार से अगर कोई और सब्जेक्ट का कुछ समझना हो, बीए, बीकॉम, बीएससी या किसी भी तो कमेंट करके बता देना। ज़्यादा कमेंट आएंगे तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाकर आपको इस प्रकार से सिलेबस के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को एक्सप्लेन कर दूंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इस परीक्षा में हम लोग इस प्रकार के नए अपडेट्स हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट सेवा एप्लीकेशन में और हमारे YouTube चैनल में डालते रहेंगे। और मैं खासकर बता दूं, हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट सेवा एप्लीकेशन में बीए, बीकॉम, बीएससी के सभी एग्जाम के जो क्वेश्चंस पेपर हैं, गेसिंग पेपर हैं, वो अपलोड कर दिए गए हैं। आप वहां से देख के तैयारी कर सकते हो। उनके परीक्षा में आने की 100% तक संभावना है। अगर आपकी तैयारी अच्छे से नहीं हुई तो उसको पढ़ के आप पास हो सकते हो। मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना ध्यान रखिए और स्टडी करते रहिए।